तुम्हारे अपने पसंदीदा बुकमार्क समरी चैनल में स्वागत है। अगर तुम्हें हमारी बुक समरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो अब शुरू करते हैं। चलो अब तुम्हें एक दिलचस्प किताब की दुनिया में ले चलता हूं। किताब का नाम है द मल्टिस फैल्कन और इसे लिखा है दाशील हैमेट ने। ये कोई आम किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसी जासूसी कहानी है जिसने पूरे क्राइम फिक्शन की दुनिया को बदल दिया। 1930 का समय है। अंधेरी गलियों में परछाइयां खेल रही है। लोग रहस्यों और झूठ के जाल में फंसे हैं और एक जासूस है जो सबको मात देने की कोशिश करता है। इस कहानी का हीरो है सैम स्पेड। वो कोई सुपर हीरो नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो दिमाग से तेज, चालाक और थोड़ा सख्त है। उसकी दुनिया में भरोसा करना सबसे बड़ी गलती होती है और लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। इस कहानी में सब कुछ एक रहस्यमयी मूर्ति के इर्द गिर्द घूमता है। ये मूर्ति है द मल्टिस फैल्कन। दिखने में तो ये एक चिड़िया की मूर्ति है, लेकिन कहा जाता है कि इसके अंदर बेहिसाब दौलत और ताकत छिपी हुई है। हर कोई इसके पीछे पागल है और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, धोखे, झूठ, चालें और खतरनाक खेल सब सामने आते जाते हैं। ये किताब सिर्फ एक जासूसी कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी लालच और चालबाजियों का आईना है। दाशील हैमेट ने इसे इतनी जबरदस्त तरीके से लिखा है कि तुम्हें लगेगा जैसे तुम खुद उस दुनिया का हिस्सा हो, जहां हर कोई दूसरे को बेवकूफ बनाने में लगा है। और असली सवाल यही है कि आखिर ये बाज किसके हाथ लगेगा। पहली मुलाकात होती है सैम स्पेड से, जो इस कहानी का जासूस है। वो अपने दफ्तर में बैठा होता है, तभी एक रहस्यमयी औरत आती है। उसका नाम है मिस वंडरली। पहली नजर में ही वो बहुत खूबसूरत, सलीकेदार और थोड़ी मासूम सी लगती है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा होता है जिससे सैम को तुरंत शक हो जाता है कि ये औरत जितनी साफ दिख रही है उतनी है नहीं। मिस वंडरली एक अजीब सी कहानी सुनाती है। वो कहती है कि उसकी बहन एक आदमी के साथ भाग गई है और अब वो चाहती है कि सैम और उसका पार्टनर माइल्स आर्चर उस बहन को ढूंढकर वापस ले आए। कहानी सीधी सादी लगती है, लेकिन जिस अंदाज में वो इसे सुनाती है उसमें रहस्य की झलक है। सैम भले ही ज्यादा सवाल नहीं करता, लेकिन उसके दिमाग के अंदर घंटी बज रही होती है कि मामला गड़बड़ है। इसके बाद आर्चर यानी सैम का पार्टनर इस केस को लेने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। वो औरत के पीछे पीछे निकल पड़ता है और सैम दफ्तर में बैठा सोचता रहता है। उसी रात खबर आती है कि आर्चर की हत्या हो गई है। यहीं से खेल और खतरनाक हो जाता है। पहले चैप्टर का माहौल ऐसा है कि जैसे पर्दा उठते ही तुम्हें रहस्य, शक और खतरे की खुशबू महसूस होने लगे। एक खूबसूरत औरत, एक झूठी कहानी और अचानक हुई मौत, सब मिलकर तुम्हें इस जाल में खींच लेते हैं। और अब सैम के सामने दो बड़े सवाल खड़े हैं कि आखिर इस औरत की असली पहचान क्या है और आर्चर को किसने मारा। ये तो बस शुरुआत है, लेकिन पहले ही चैप्टर से तुम्हें अंदाजा हो जाता है कि ये कहानी साधारण नहीं होने वाली। अब बात यहां से आगे और ज्यादा पेचीदा और रोमांचक होती जाएगी। दूसरे चैप्टर में सैम स्पेड सुबह सुबह ही बुरी खबर से दिन की शुरुआत करता है। फोन की घंटी बजती है और उसे पता चलता है कि उसका पार्टनर माइल्स आर्चर मारा गया है। किसी ने उसे गोली मार दी थी। सैम भले ही चेहरे पर भाव छुपा लेता है, लेकिन उसके अंदर झटके की लहर दौड़ जाती है। जिस केस पर वे दोनों निकले थे, उसी में उसका पार्टनर मौत के घाट उतार दिया गया। ये कोई मामूली बात नहीं थी। अब पुलिस सैम से पूछताछ करने पहुंचती है। पुलिस को हमेशा जासूसों पर शक रहता है, और यहां तो हालात ऐसे हैं कि आर्चर जिस केस के पीछे गया था, वो सीधा सैम के दफ्तर से जुड़ा है। पुलिस अफसर सैम से कड़े सवाल पूछते हैं। कल रात क्या हुआ था? आर्चर कहा गया था? केस किसका था? और ये मिस वंडरली कौन है? सैम हर सवाल का जवाब बड़े नपेतुले अंदाज में देता है। वो कभी ज्यादा नहीं बोलता, कभी कम नहीं बोलता, बस उतना कहता है जितना जरूरी हो। ये उसकी आदत है कि वो किसी को पूरी सच्चाई नहीं बताता,
ताकि खेल में बढ़त उसके पास रहे। पुलिस को उसका ये अंदाज खटकता है। उन्हें लगता है कि या तो सैम कुछ छुपा रहा है या वो सच में बहुत चालाक है। लेकिन सैम को इन शक की निगाहों की आदत है। उसे पता है कि अगर उसने अभी अपनी चाल खोल दी तो आगे की गुत्थी सुलझाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ सैम के दिमाग में लगातार मिस वंडरली घूम रही है। उसे याद आता है कि कल रात जब वो उसके दफ्तर आई थी तो उसकी बातों में कितनी खामियां थी। उसने कहा था कि उसकी बहन किसी आदमी के साथ भाग गई है और आर्चर उसी को पकड़ने निकला था। लेकिन अब जब आर्चर मारा गया तो साफ लग रहा है कि मामला बहन या किसी छोटे मोटे पारिवारिक झगड़े का नहीं है। इसमें कुछ और ही गहरी चाल है। सैम अब तय करता है कि उसे इस औरत का सच जानना ही होगा। वो जानता है कि मिस वंडरली सिर्फ वही दिखा रही है जो वो दिखाना चाहती है और पीछे असली मकसद कुछ और है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सैम उसके झूठ को पकड़ने के बाद भी उसे सीधा टोकता नहीं। वो तय करता है कि पहले खेल को थोड़ा और समझना है, क्योंकि अभी सारे खिलाड़ी मैदान में नहीं आए हैं। इस चैप्टर का सबसे मजेदार हिस्सा यही है कि सैम एक तरफ अपने पार्टनर की मौत से निपट रहा है और दूसरी तरफ उस औरत की गुत्थी में उलझ रहा है। पुलिस उस पर शक कर रही है और मिस वंडरली पर उसका शक बढ़ता जा रहा है। माहौल और भी गहरा हो जाता है, जैसे तूफान की दस्तक सुनाई दे रही हो, लेकिन असली झंझावात अभी बाकी है। ये चैप्टर तुम्हें साफ एहसास दिला देता है कि अब खेल साधारण नहीं रहा। एक मर्डर हो चुका है, पुलिस का दबाव है और रहस्यमयी औरत की चालें हैं। सैम के सामने अब यह सवाल खड़ा है कि क्या वो सच का पर्दा उठा पाएगा या खुद इस जाल में फंस जाएगा। तीसरे चैप्टर में सैम स्पेड अब सीधे मिस वंडरली यानी ब्रिजिड ओशोनेसी के पास पहुंचता है। उसे साफ साफ समझ आ चुका है कि इस औरत ने झूठ बोला था और किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। लेकिन मजेदार बात यह है कि वो उससे मिलने पर तुरंत उसे झूठी कहकर डांटता नहीं, बल्कि उसकी बातों को ध्यान से सुनता है और उसे बोलने का मौका देता है। यही सैम की खासियत है। वो अपने सामने वाले को इतना बोलने देता है कि उसकी चाल खुद बाहर आ जाए। ब्रिजिड इस बार पहले जैसी आत्मविश्वासी नहीं लगती। उसकी आवाज में घबराहट है, आंखों में बेचैनी है और उसके हाव भाव बताते हैं कि मामला उसकी पहुंच से बाहर हो चुका है। वो सैम से कहती है कि पिछली रात उसने जो कहानी सुनाई थी वो पूरी तरह सच नहीं थी। असल में वो एक बहुत खतरनाक मामले में फंसी हुई है और अब उसकी जान को खतरा है। लेकिन वो सैम से ये भी कहती है कि वो इस वक्त सब कुछ साफ साफ नहीं बता सकती। ये सुनकर सैम के चेहरे पर वही हल्की मुस्कान आती है। उसे पता है कि औरत फिर भी आधा सच ही बोल रही है, लेकिन उसके लिए ये भी काफी है, क्योंकि सैम की दुनिया में हर छोटा सुराग भी किसी बड़ी पहेली को खोल सकता है। वो ब्रिजिड की बातें सुनते हुए लगातार उसके चेहरे और हाव भाव को पढ़ता रहता है। ब्रिजिड अब सैम से मदद मांगती है। वो कहती है कि अगर उसने उसकी मदद नहीं की तो शायद वो जिंदा नहीं बचेगी। यहां पर कहानी और पेचीदा हो जाती है, क्योंकि सैम जानता है कि वो उस पर पूरा भरोसा नहीं कर सकती और न ही वो उस पर। लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ फंस जाते हैं। सैम यहां से धीरे धीरे समझने लगता है कि ये खेल किसी साधारण आदमी या मामूली झगड़े का नहीं है। इसमें कोई बड़ा दाव है और शायद बहुत कीमती चीज भी दाव पर लगी है। यही वो इशारा है जो आगे चलकर फाल्कन तक कहानी को ले जाएगा। इस पूरे चैप्टर में माहौल बहुत तनावपूर्ण लेकिन साथ ही रहस्यमय भी रहता है। जैसे तुम्हें लगे कि पर्दा थोड़ा उठा है, लेकिन पीछे अभी भी बहुत अंधेरा है। ब्रिजिड की बातों से सैम को बस इतना अंदाजा होता है कि वो गहरे झूठ और खतरनाक लोगों के बीच फंस चुकी है और अब चाहे वो चाहे या न चाहे, सैम खुद इस खेल का हिस्सा बन चुका है। तो इस चैप्टर के बाद तुम्हें साफ लगने लगता है कि कहानी अब असली रास्ते पर आ रही है। मिस वंडरली यानी ब्रिजिड के झूठ धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, लेकिन असली सच अभी भी पर्दे के पीछे छुपा है। चौथे चैप्टर में सैम स्पेड अब तक समझ चुका है कि ब्रिजिड की कहानी आधी अधूरी और झूठ से भरी हुई है।
लेकिन वो इतना भी समझता है कि उसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। इस चैप्टर में पहली बार हमें ब्रिजिड के अलावा कहानी के दूसरे बड़े खिलाड़ी दिखने लगते हैं। स्पेड को एक नए शख्स से मिलवाया जाता है, जोएल कायरो। ये आदमी दिखने में थोड़ा अजीब है, नाटा सा, काफी नर्वस और हर समय ऐसे व्यवहार करता है जैसे किसी बड़ी बात को छुपा रहा हो। कायरो का सैम के दफ्तर में आना ही माहौल बदल देता है। वो सैम से बहुत ही नपेतुले शब्दों में बात करता है और सीधे सीधे एक ऑफर देता है। वो कहता है कि अगर स्पेड उसके लिए एक खास चीज ढूंढ कर लाए तो वो उसे अच्छी खासी रकम देगा। अब यहां सैम की चालाकी साफ नजर आती है। वो कायरो को सामने से ना भी नहीं कहता और हाँ भी नहीं कहता। उसकी आदत है सामने वाले की नब्ज पकड़ने की, और इस बार भी वो उसी स्टाइल में चलता है। वो कायरो की हर हरकत को गौर से देखता है, उसके हाव भाव से अंदाजा लगाता है कि मामला कितना गंभीर है। कायरो बार बार अपने शब्दों को घुमा फिराकर इस्तेमाल करता है। वो सीधी बात नहीं करता, लेकिन इतना साफ है कि उसकी नजर उसी फाल्कन पर है जिसका जिक्र ब्रिजिड ने अभी तक नाम लेकर नहीं किया। यही वो चीज है जो धीरे धीरे सबको जोड़ रही है। इस चैप्टर में एक छोटा लेकिन दिलचस्प मोड़ भी आता है। कायरो सैम पर दबाव डालने की कोशिश करता है, यहां तक कि थोड़ी बहुत धौंस भी दिखाता है, लेकिन सैम, जैसा कि हमेशा होता है, बिल्कुल शांत रहता है और चालाकी से उसे उलझा देता है। कहानी का माहौल अब और पेचीदा हो जाता है। अब तुम्हें महसूस होता है कि ये खेल सिर्फ ब्रिजिड और उसके झूठ का नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई लोग हैं। सबके अपने इरादे हैं और सब किसी एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं। इस चैप्टर का सबसे मजेदार हिस्सा यह है कि तुम पहली बार सोचते हो, आखिर वो फाल्कन है क्या? इतना कीमती क्यों है कि हर कोई अपनी जान तक दाव पर लगाने को तैयार है? तो चौथे चैप्टर तक आकर माहौल और गाढ़ा हो जाता है। एक तरफ ब्रिजिड है जो आधा सच बोल रही है, दूसरी तरफ कायरो है जो चालाक और खतरनाक है, और बीच में सैम स्पेड है जो सबकी बातें सुनकर, सबकी चालें देखकर धीरे धीरे अपने दिमाग में तस्वीर बना रहा है। पांचवें चैप्टर की कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब वो सारे धागे जो बिखरे हुए थे थोड़ा थोड़ा जुड़ने लगते हैं। सैम स्पेड को अब पक्का यकीन हो जाता है कि ब्रिजिड और कायरो दोनों ही किसी बहुत बड़ी चीज को लेकर छुप छुप कर खेल खेल रहे हैं। लेकिन असली मजा तब आता है जब दोनों का रास्ता आपस में टकरा जाता है। सैम पहले कायरो को काबू में कर चुका होता है और उसके इरादों की झलक समझ चुका है। उसी दौरान ब्रिजिड फिर से तस्वीर में आती है। जब कायरो और ब्रिजिड आमने सामने होते हैं तो दोनों की बेचैनी साफ दिखाई देती है। उनकी बातों से समझ आता है कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं, और सबसे मजेदार बात यह है कि दोनों एक दूसरे पर भरोसा भी नहीं करते। यानी जो खेल चल रहा है उसमें सब अपने अपने स्वार्थ के लिए लगे हैं। यहां सैम का असली हुनर चमकता है। वो दोनों को आमने सामने देखकर एकदम चुपचाप बैठता है और सिर्फ उनके चेहरे और बातचीत से सब कुछ समझने की कोशिश करता है। वो जानता है कि अगर वो बीच में ज्यादा बोलेगा तो असली सच निकलने से पहले ही छुप जाएगा। तो वो एक तरह से दोनों को खेलते देखता है और हर शब्द दिमाग में नोट करता है। ब्रिजिड और कायरो की बहस में फाल्कन का जिक्र और गहराता है। अब साफ हो जाता है कि वही असली इनाम है और वही इस पूरे खेल का केंद्र है। लेकिन फाल्कन की असली तस्वीर अब भी साफ नहीं होती। ये रहस्य कहानी को और रोचक बना देता है। सैम को यहां एक चीज और समझ आती है कि उसके पास दोनों की कमजोरियां हैं। ब्रिजिड उस पर निर्भर है क्योंकि उसे सुरक्षा चाहिए, और कायरो मजबूर है क्योंकि उसे पता है कि बिना स्पेड की मदद के वो फाल्कन तक पहुंच ही नहीं पाएगा। यानी सैम बीच में बैठकर दोनों पर बराबर का दबाव बना सकता है। इस चैप्टर के आखिर तक माहौल ऐसा हो जाता है जैसे तूफान से पहले की खामोशी। सब खिलाड़ी अब खुले मैदान में आ गए हैं, लेकिन किसी के पत्ते अभी पूरे नहीं खुले। बस एक दूसरे की चालें भांपने और सही मौके का इंतजार करने का खेल शुरू हो गया है। ये चैप्टर खत्म होते होते तुम्हारे मन में एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या सैम सच में किसी एक के साथ जाएगा या सिर्फ अपना खेल खेल रहा है?
और असली फाल्कन आखिर कब और कैसे सामने आएगा। छठे चैप्टर में माहौल और भी गंभीर और पेचीदा हो जाता है। सैम स्पेड अब पूरी तरह समझ चुका है कि वो दो खतरनाक लोगों के बीच फंस गया है। एक तरफ कायरो है जो चालाक, धूर्त और हर समय नफासत से पेश आने वाला आदमी है। दूसरी तरफ ब्रिजिड है जो मासूम और बेबस बनने की एक्टिंग करती है, लेकिन असलियत में उसके इरादे भी उतने ही उलझे हुए हैं। दोनों का लक्ष्य एक ही है, वो रहस्यमयी फाल्कन। कायरो और ब्रिजिड की टकराहट के बाद माहौल गर्म हो चुका है। दोनों एक दूसरे की पोल खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुलकर कुछ नहीं कहते। सैम इस पूरे खेल में जैसे शतरंज का खिलाड़ी है जो बिना अपनी चाल बताए हर मोहरे को देख रहा है। उसे अब ये साफ पता है कि अगर वो किसी एक पर जरा भी भरोसा करेगा तो दूसरा उसे धोखा देने का मौका ढूंढ लेगा। इस चैप्टर की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ब्रिजिड और कायरो अब सैम को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। दोनों उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि वही सही है और उनका साथ देने से सैम को फायदा होगा। यहां कहानी में ताकत का संतुलन दिखाई देता है। सैम के पास वो ताकत है जो इन दोनों को चाहिए, उसकी दिमागी समझ और चालाकी। ब्रिजिड अपनी मीठी मीठी बातों और बेचारगी दिखाकर सैम को पिघलाने की कोशिश करती है। वही कायरो पैसे और फायदों का लालच देकर उसे अपने साथ लाना चाहता है। लेकिन सैम को हम जानते हैं, वो किसी के बहकावे में नहीं आता। वो सिर्फ अपनी समझ और सबूतों पर भरोसा करता है। इस चैप्टर में धीरे धीरे रहस्य और गहरा होता है। अब यह साफ है कि फाल्कन सिर्फ एक बेशकीमती मूर्ति नहीं, बल्कि एक ऐसा खजाना है जिसके लिए लोग जान देने और लेने दोनों को तैयार है। यही कारण है कि हर शख्स अपने असली इरादों को छुपा रहा है। सैम यहां पर एक बहुत चालाक कदम उठाता है। वो दोनों को ऐसा महसूस कराता है कि वो उनके साथ है, लेकिन असल में वो किसी के साथ नहीं है। उसकी नजर सिर्फ सच पर और फाल्कन तक पहुंचने पर है। वो उन्हें खेलने देता है और खुद उनके खेल को समझने में लगा रहता है। इस चैप्टर के अंत तक माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। सब लोग जानते हैं कि अब खेल आगे बढ़ेगा और फाल्कन तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होगा। सैम को भी एहसास है कि आगे उसे धोखे, खतरे और शायद खून खराबे से भरी राह से गुजरना पड़ेगा। कहानी का यह हिस्सा जैसे एक बड़े रहस्य की तैयारी है। अब सवाल ये उठता है कि सैम कब और कैसे फाल्कन तक पहुंचेगा और किस पर भरोसा करेगा, या फिर किसी पर भी नहीं। 7वें चैप्टर में कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेती है। यहां पहली बार सैम स्पेड और गटमैन की आमने सामने मुलाकात होती है। गटमैन वो शख्स है जिसका नाम अब तक बार बार आया है, लेकिन असल में सामने नहीं आया था। उसकी शख्सियत बिल्कुल वैसी ही है जैसी तुम सोच सकते हो। भारी भरकम शरीर, दबंग आवाज और ऐसा अंदाज के लगे जैसे सब कुछ उसी के इशारों पर चल रहा हो। वो आदमी सिर्फ ताकतवर ही नहीं है, बल्कि चालाक और बेहद धैर्य वाला भी है। सैम और गटमैन की मुलाकात किसी आम बिजनेस मीटिंग जैसी नहीं होती, बल्कि जैसे दो खिलाड़ी एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों को परख रहे हों। गटमैन सीधा सीधा कहता है कि उसका असली मकसद उस रहस्यमयी फाल्कन तक पहुंचना है। वो इसे एक साधारण मूर्ति नहीं मानता, बल्कि एक अनमोल खजाना समझता है जिसके लिए उसने सालों मेहनत और पैसा लगाया है। उसकी बातें सुनकर तुम्हें लगेगा कि फाल्कन की असली कीमत अब तक जितनी बताई गई थी उससे कहीं ज्यादा है। लेकिन सैम यहां भी वही करता है जो वो हमेशा करता है। वो सब्र से सुनता है, लेकिन खुद अपनी पत्ते नहीं खोलता। वो गटमैन को ये एहसास नहीं होने देता कि उसे कितना पता है और वो किसके साथ खड़ा है, बल्कि वो गटमैन की बातों से उसकी असली योजना समझने की कोशिश करता है। गटमैन सैम को अपने साथ मिलाना चाहता है। वो उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि अगर दोनों साथ आएं तो आसानी से फाल्कन पा सकते हैं और खूब पैसा कमा सकते हैं। लेकिन सैम अभी भी सतर्क है। उसे पता है कि गटमैन जैसे शख्स पर भरोसा करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। इस चैप्टर में एक और दिलचस्प मोड़ तब आता है
जब गटमैन और उसके लोगों की चालें खुलने लगती है। तुम्हें यहां से समझ आने लगता है कि गटमैन और कायरो दोनों एक दूसरे से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन अपने अपने फायदे के लिए खेल रहे हैं। जैसे हर कोई अपनी बाजी अलग चल रहा है, लेकिन मकसद एक ही है, फाल्कन। सैम अब तक सबको समझ चुका है। वो जानता है कि ब्रिजिड अपनी कहानी बदलती रहती है, कायरो चुपचाप धोखे की बुनाई करता है, और गटमैन एक बड़ा खिलाड़ी है जो दूसरों को मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है। सैम की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो उनके इरादों को पहचान लेता है और खुद को उनके जाल में फंसने नहीं देता। चैप्टर का अंत थोड़ा तनावपूर्ण है। गटमैन और उसके लोग ये जताते हैं कि अब खेल में और भी सख्ती आएगी। सैम को चेतावनी जैसी बातें मिलती हैं, लेकिन वो पीछे हटने वाला नहीं है, बल्कि वो और ज्यादा गंभीर होकर फाल्कन तक पहुंचने का रास्ता खोजने लगता है। ये चैप्टर जैसे कहानी की नींव को और मजबूत करता है। अब साफ हो गया है कि आगे की लड़ाई सिर्फ पैसों या भरोसे की नहीं, बल्कि चालाकी, ताकत और शायद जान बचाने की भी होगी। 8वें चैप्टर की शुरुआत ही थोड़ी बेचैनी और अनिश्चितता के साथ होती है। सैम स्पेड अब तक की मुलाकातों और झूठ सच की परतों से उलझा हुआ है। हर किसी की अलग कहानी, अलग इरादा और अलग लालच है, लेकिन सबकी नजर उस एक ही चीज पर है, फाल्कन। यही वजह है कि माहौल और भी तनावपूर्ण होता जा रहा है। सैम अब सीधे सीधे चीजों को परखने की कोशिश करता है। उसे पता है कि अगर वो दूसरों की बातों पर चलता रहा तो धोखा खाएगा। इसलिए वो सवाल पूछता है, गहराई से टटोलता है और हर किसी की चाल पकड़ने की कोशिश करता है। यहां उसकी डिटेक्टिव वाली समझदारी साफ दिखती है। इस चैप्टर में ब्रिजिड फिर सामने आती है। वो हमेशा की तरह नरमी और मासूमियत दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन सैम अब उसके हावभाव और झूठी कहानियों को समझ चुका है। ब्रिजिड बार बार भरोसा जीतने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार उसके शब्दों में थोड़ी उलझन, थोड़ी घबराहट झलक जाती है। सैम उसे सीधा कह देता है कि अब अगर उसने कुछ भी छुपाया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ये पल कहानी में जैसे एक मोड़ सा बना देता है, जहां सैम का धैर्य और सख्ती दोनों सामने आते हैं। गटमैन की तरफ से भी इस चैप्टर में दबाव बढ़ता है। वो सैम को अपने खेल में शामिल करने की कोशिश करता रहता है। उसके लोग भी हरकत में आते हैं और सैम को लगता है कि अब मामला सिर्फ पैसों या मूर्ति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जिंदगी और मौत का खेल बन चुका है। सैम एक और खास बात समझता है, ये खेल जितना खतरनाक है, उतना ही उलझा हुआ भी है। कोई साफ नहीं बताता कि असली सच क्या है। हर कोई अपना हिस्सा चाहता है और दूसरों को इस्तेमाल कर रहा है। सैम इस पूरे माहौल में खुद को संतुलित रखता है। वो न तो किसी पर पूरी तरह भरोसा करता है और न ही किसी से दूरी बनाता है। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। चैप्टर का सबसे रोमांचक हिस्सा तब आता है जब माहौल अचानक से और डरावना हो जाता है। गटमैन और उसके लोग ये साफ कर देते हैं कि अब सख्ती बढ़ेगी और जो बीच में फंसा है उसकी खैर नहीं। यहां तुम्हें लगेगा कि सैम की जान पर सच में खतरा है, लेकिन सैम का अंदाज वही रहता है, ठंडा दिमाग, समझदारी और हर वक्त तैयार रहना। ये चैप्टर जैसे कहानी की तैयारी करता है कि आगे सब और खतरनाक होने वाला है। अब खेल सिर्फ लालच और रहस्य का नहीं, बल्कि जानलेवा टकराव का बन गया है। 9वें चैप्टर की शुरुआत ही भारी माहौल से होती है। सैम स्पेड को अब साफ महसूस होता है कि वो पूरी तरह जाल में फंस चुका है। उसके आसपास हर कोई झूठ बोल रहा है, हर कोई चालें चला रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब मामला सीधे जिंदगी और मौत के बीच खड़ा हो गया है। गटमैन इस चैप्टर में और खुलकर सामने आता है। वो सैम को लुभाने की कोशिश करता है, जैसे कोई चालाक व्यापारी ग्राहक को मीठी मीठी बातों में फंसाता है। वो बताता है कि फाल्कन की असली कीमत कितनी है और उसके लिए अब तक कितने लोग सब कुछ दांव पर लगा चुके हैं। उसकी हर बात में एक किस्म का लालच झलकता है। वो चाहता है कि सैम भी उसके खेल में पूरी तरह उतर आए, लेकिन सैम उतना आसान शिकार नहीं है। इधर ब्रिजिड का खेल और उलझता जाता है।
वो बार बार सैम को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। कभी मासूमियत, कभी डर, कभी प्यार का बहाना, वो हर तरीका इस्तेमाल करती है। लेकिन सैम अब इतनी जल्दी पिघलने वाला नहीं है। वो समझ चुका है कि ब्रिजिड अपने फायदे के लिए किसी को भी बलि चढ़ा सकती है। इस चैप्टर में एक और अहम किरदार का दबाव बढ़ता है, जोएल कायरो। उसकी चालाकियां भी खुलने लगती है। अब वो गटमैन और ब्रिजिड के साथ किस हद तक खेल रहा है, ये धीरे धीरे सैम को दिखने लगता है। सबसे ज्यादा रोमांचक हिस्सा तब आता है जब माहौल में खामोशी छा जाती है, लेकिन उस खामोशी में ही खतरे की आहट है। सैम को लगने लगता है कि कोई बड़ा धमाका होने वाला है। हर किसी के चेहरे पर बेचैनी है, लेकिन कोई खुलकर बोलना नहीं चाहता। ऐसा लगता है जैसे सब अपने अपने पत्ते छुपा रहे हों और सही वक्त पर चाल चलने का इंतजार कर रहे हों। इस चैप्टर की खूबसूरती यही है कि ये पूरी तरह तैयारी वाला अध्याय है। इसमें असली खेल अभी सामने नहीं आता, लेकिन इतना साफ हो जाता है कि अब टकराव टाला नहीं जा सकता। सैम का दिमाग लगातार काम कर रहा है। किस पर भरोसा करना है, किसे मात देना है और किसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करना है। 9वां चैप्टर जैसे किसी शतरंज की बाजी का वो पल है जब हर मोहरा अपनी जगह पर खड़ा है और बस एक चाल से खेल पूरी तरह बदल सकता है। 10वें चैप्टर की कहानी सचमुच उबलते पानी जैसी लगने लगती है। अब तक जो तनाव धीरे धीरे बढ़ रहा था, वो अचानक तेज हो जाता है। सैम स्पेड को अब हर तरफ से घेर लिया गया है। गटमैन, ब्रिजिड और कायरो तीनों अपनी अपनी चाल चल रहे हैं और हर कोई चाहता है कि सैम उसी की तरफ झुके। गटमैन की तरफ से दबाव और बढ़ जाता है। वो सैम को सीधे सीधे बताता है कि अगर उसने सहयोग नहीं किया तो उसके लिए हालात खतरनाक हो सकते हैं। गटमैन का अंदाज बड़ा अजीब है। वो एक तरफ बेहद सभ्य और नरम लहजे में बात करता है, लेकिन उसकी हर बात में छुपी धमकी साफ महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे वो कह रहा हो कि या तो साथ चलो या फिर रास्ते से हट जाओ। इधर ब्रिजिड का खेल और गहरा होता है। वो अब सैम के सामने लगभग गिड़गिड़ाने लगती है, जैसे उसे अपनी सच्चाई बता रही हो। लेकिन उसकी कहानियां इतनी उलझी हुई होती है कि सैम समझ जाता है कि इसमें भी आधा सच और आधा झूठ है। वो कहती है कि उसने मजबूरी में कई गलतियां की और अब बस सैम पर भरोसा करके निकलना चाहती है। सैम उसे सुनता है, लेकिन अंदर ही अंदर जानता है कि ये औरत जितनी मासूम दिखती है उतनी है नहीं। कायरों की चालाकियां भी इस चैप्टर में सामने आती है। वो बार बार अपनी जगह सुरक्षित करने की कोशिश करता है। कभी गटमैन के साथ खड़ा दिखाई देता है, कभी ब्रिजिड की तरफ। लेकिन सैम को साफ दिखता है कि वो सिर्फ मौके पर निर्भर है और जिसके पास ताकत होगी उसी का साथ देगा। सबसे रोमांचक मोड़ तब आता है जब अचानक एक हिंसक स्थिति पैदा हो जाती है। माहौल में डर और शक इतना गहरा हो जाता है कि सबको लगता है जैसे किसी भी पल कुछ बड़ा हो जाएगा। सैम यहां भी अपनी समझदारी दिखाता है। वो न तो डरता है, नहीं झुकता है, बल्कि सबको ऐसे संभालता है जैसे पूरा खेल उसी के हाथ में हो। यही उसकी असली ताकत है। इस चैप्टर में पहली बार लगता है कि अब फाल्कन के असली राज सामने आने वाले हैं। सबकी बेचैनी बढ़ जाती है, सबकी नजरें एक दूसरे पर है और सैम को समझ आ जाता है कि अगर वो अब एक गलत कदम उठाता है तो मामला पूरी तरह हाथ से निकल सकता है। 10वां चैप्टर जैसे कहानी का विस्फोटक मोड़ है। यहां से साफ हो जाता है कि अब कोई भी पीछे नहीं हटेगा और खेल अपने सबसे खतरनाक पड़ाव पर पहुंच चुका है। 11वें चैप्टर में सारा खेल और भी पेचीदा हो जाता है। जैसे जैसे फाल्कन की तलाश आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हर किरदार की बेचैनी और लालच और खुलकर सामने आ रहा है। गटमैन, ब्रिजिड और कायरो तीनों की असलियत अब सैम को और साफ दिखने लगती है। गटमैन इस बार सैम को खुलकर बताता है कि वो फाल्कन पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसके चेहरे पर हमेशा वाली शांति रहती है, लेकिन उसकी बातों में छुपा जुनून और पागलपन अब साफ दिखाई देने लगता है। वो सैम को पैसे का लालच देता है, उसे अपने साथ जोड़ना चाहता है और ये जताता है कि अगर सैम साथ देगा
तो उसका भविष्य सुरक्षित रहेगा। लेकिन सैम जानता है कि ये आदमी भरोसे लायक नहीं है। ब्रिजिड इस चैप्टर में फिर से अपना पुराना खेल खेलती है। कभी वो बेहद मासूम और कमजोर बन जाती है, तो कभी चालाक और रहस्यमंद। वो सैम को ये जताने की कोशिश करती है कि उसे सिर्फ उसी पर भरोसा है, लेकिन सैम अब पहले जैसा भरोसा नहीं करता। उसके दिमाग में ब्रिजिड की हर बात पर शक है। फिर भी उसके आकर्षण और उसकी बातों का असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। कायरो यहां भी अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है। वो गटमैन और ब्रिजिड दोनों से तालमेल बिठाने की कोशिश करता है, लेकिन साफ झलकता है कि वो सिर्फ अपने फायदे का खेल खेल रहा है। सैम उसे ऐसे देखता है जैसे शतरंज की बिसात पर कोई कमजोर मोहरा हो, जो किसी भी वक्त कुर्बान किया जा सकता है। सबसे दिलचस्प हिस्सा तब आता है जब फाल्कन की असली झलक मिलने की उम्मीद जगती है। माहौल में अचानक तनाव बढ़ जाता है। सबको लगता है कि अब वो रहस्यमय मूर्ति बस हाथ आने ही वाली है, लेकिन इस उम्मीद के साथ ही डर भी बढ़ता है, क्योंकि सबको पता है कि जब ये खजाना सामने आएगा तो धोखे, झगड़े और शायद खून खराबा भी साथ लेकर आएगा। सैम इस पूरे चैप्टर में वही करता है जो वो सबसे अच्छा करता है, संतुलन बनाए रखना। वो किसी की तरफ पूरी तरह झुकता नहीं, लेकिन किसी को नाराज भी नहीं करता। उसकी यही समझदारी उसे बाकियों से अलग बनाती है। वो सबको ये विश्वास दिलाता है कि वो उनके साथ है, लेकिन असल में वो सिर्फ अपना खेल खेल रहा है। 11वें चैप्टर कहानी को और भी रोचक और खतरनाक बना देता है। अब साफ हो जाता है कि फाल्कन सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर हर कोई अपना असली चेहरा दिखा रहा है। और असली सवाल यही है कि आखिर ये जाल किसे निगल जाएगा और किसे बचाएगा। 12वें चैप्टर में कहानी एकदम तेज मोड़ लेती है। अब तक जो भी चालें और दावपेंच चल रहे थे, वो और खुलकर सामने आने लगते हैं। सबसे अहम बात यह होती है कि आखिरकार मल्टिस फैल्कन मूर्ति की एंट्री होती है। ये वही चीज है जिसके लिए सब इतने दिन से मरने मारने को तैयार थे। गटमैन इस चैप्टर में पूरे आत्मविश्वास के साथ दिखाई देता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है, जैसे अब उसकी सबसे बड़ी मंजिल बस छूने भर की दूरी पर है। वो सैम से और भी खुलकर बातें करता है और मानो उसे अपने ग्रुप का हिस्सा मान चुका है। लेकिन असलियत तो सैम ही जानता है कि वो किसी का मोहरा बनने वाला नहीं है। ब्रिजिड का किरदार इस चैप्टर में और भी पेचीदा हो जाता है। वो सैम से लगातार भरोसा जीतने की कोशिश करती है। कभी वो खुद को बेहद मासूम और लाचार दिखाती है, तो कभी चालाकी से बातें घुमाती है। लेकिन सैम अब उसकी बातों में उतना नहीं फंसता। हाँ, उसके भीतर कहीं न कहीं ब्रिजिड के लिए थोड़ी कमजोरी अभी भी बची हुई है, और यही चीज कहानी को और रोचक बना देती है। कायरो अपनी पुरानी स्टाइल में चालाक और लालची बना रहता है। उसे लगता है कि अब उसकी मेहनत रंग लाने वाली है और फाल्कन उसके हाथ में होगा। लेकिन गटमैन और ब्रिजिड की मौजूदगी में उसकी पोजीशन कमजोर पड़ती रहती है। सबसे थ्रिलिंग हिस्सा तब आता है जब फाल्कन की मूर्ति को सामने लाया जाता है। उस पल कमरे का माहौल एकदम बदल जाता है। सबकी आंखों में चमक और पागलपन साफ दिखता है। लेकिन जैसे ही उस मूर्ति को खोला जाता है, रहस्य और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि वहां जो निकलता है वो सबको हैरान कर देता है। असली या नकली होने का राज वहीं से शुरू होता है। सैम इस पूरे सीन में बहुत समझदारी दिखाता है। वो सबको ध्यान से देखता है, हर किसी की बॉडी लैंग्वेज और रिएक्शन पकड़ने की कोशिश करता है। उसकी यही आदत उसे बाकियों से आगे रखती है। उसे समझ आ जाता है कि असली लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब शुरू होने वाली है। कहानी को उसके क्लाइमेक्स की तरफ धकेल देता है। अब साफ लगने लगता है कि फाल्कन सिर्फ एक खूबसूरत चीज नहीं, बल्कि एक ऐसा राज है जो किसी की किस्मत बदल सकता है और किसी की बर्बादी का कारण बन सकता है। 13वें चैप्टर में शुरुआत से ही कमरे का माहौल भारी हो जाता है। एक तरफ सबको उम्मीद है कि अब उनके हाथों में असली फाल्कन आया है और जल्द ही उनकी सालों की मेहनत रंग लाने वाली है। दूसरी तरफ सबके दिल में डर भी है कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। जब फाल्कन को खोलकर देखा जाता है,
तो सबकी सांसें थम जाती है। जिस मूर्ति को पाने के लिए लोगों ने झूठ बोला, धोखा किया और यहां तक कि हत्या भी की, वही मूर्ति नकली निकलती है। ये पल कहानी का सबसे बड़ा झटका है। गटमैन, जो अब तक बहुत चालाक और संयमित दिखाया गया था, अचानक टूटने लगता है। उसकी आंखों में निराशा और गुस्सा दोनों नजर आते हैं। इतने सालों का पीछा, इतने बलिदान, और आखिर में हाथ आया तो सिर्फ एक धोखा। इस दौरान कायरो पूरी तरह घबरा जाता है। वो गटमैन को ही जिम्मेदार ठहराने लगता है और दोनों में कड़वी बहस शुरू हो जाती है। दोनों का लालच उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना देता है। ब्रिजिड का असली रंग इस चैप्टर में सबसे ज्यादा सामने आता है। वो सैम से बार बार मदद की भीख मांगती है, कहती है कि अगर दोनों साथ रहें तो सब संभल सकता है। लेकिन सैम अब पूरी तरह समझ चुका है कि वो सिर्फ अपनी खाल बचाने की कोशिश कर रही है। उसकी आंखों में वो मासूम लड़की अब नहीं, बल्कि एक चालाक हत्यारी दिखने लगती है। यहां सैम का असली चरित्र उभर कर सामने आता है। वो पूरे समय शांत रहता है, न किसी की लड़ाई में कूदता है, न ही गुस्से में आता है। वो बस ध्यान से सबको देखता है, सबकी कमजोरी पकड़ता है और अपनी चालें उसी हिसाब से चलता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा खेल उसके दिमाग में साफ है और बाकी सब बस उसके मोहरे हैं। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब सैम और ब्रिजिड की अकेली बातचीत होती है। सैम उससे सख्ती से पूछता है और धीरे धीरे सच सामने आता है। असल में माइल्स आर्चर, यानी सैम का पार्टनर, उसी की हत्या ब्रिजिड ने की थी। अब तक वो इसे छिपाती रही, पर सैम की नजरों से कुछ भी बच नहीं पाता। इस खुलासे से कहानी एकदम नए मोड़ पर आ जाती है। फाल्कन सिर्फ एक प्रतीक है। असल में ये कहानी लालच, धोखा और इंसान की असली फितरत की है। गटमैन और कायरो जैसे लोग पैसे और दौलत के लिए अपनी इंसानियत खो देते हैं। ब्रिजिड जैसी औरत अपने फायदे के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकती है। और सैम जैसा इंसान, जो खुद भी पूरी तरह पाक साफ नहीं है, लेकिन फिर भी सबको मात देता है, क्योंकि वो अपने दिमाग से खेलता है, भावनाओं से नहीं। द मल्टिस फैल्कन के 14वें और आखिरी चैप्टर की तरफ। यही वो मुकाम है जहां पूरी कहानी अपने निष्कर्ष पर पहुंचती है और सारे किरदारों की असली सूरत सामने आ जाती है। फाल्कन नकली निकलने के बाद गटमैन और कायरो की हालत बिगड़ चुकी थी। दोनों तय करते हैं कि उन्हें असली फाल्कन की तलाश फिर से शुरू करनी होगी। लेकिन इस बार उनकी निगाहों में एक अजीब सी हार मान लेने वाली थकान थी। वे सैम से विदा लेते हैं और एक नए सफर पर निकल जाते हैं। यहां साफ झलकता है कि लालच कभी खत्म नहीं होता, चाहे इंसान कितनी ही बार धोखा खा ले। अब कहानी का पूरा फोकस सैम और ब्रिजिड पर आ जाता है। ब्रिजिड अभी भी अपनी जान बचाने की कोशिश में लगी है। वो सैम से कहती है कि वो उससे सच्चा प्यार करती है और अगर सैम चाहे तो दोनों मिलकर नई शुरुआत कर सकते हैं। उसकी बातें सुनने में बहुत भावुक और मासूम लगती है, लेकिन सैम अब तक सब समझ चुका है। उसे पता है कि ब्रिजिड ने उसके पार्टनर आर्चर की हत्या की थी और इस गुनाह को वो कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता। यहां सैम का सबसे बड़ा संघर्ष दिखता है। एक तरफ उसका दिल है जो ब्रिजिड के आकर्षण में खिंचता है, और दूसरी तरफ उसका दिमाग है जो कहता है कि सच्चाई और न्याय के रास्ते से हटना गलत होगा। यही सैम की खासियत है कि वो अपने काम और ईमानदारी को किसी भी चीज से ऊपर रखता है। आखिर में वो ब्रिजिड से साफ कहता है कि चाहे वो उससे कितना भी लगाव रखे, लेकिन वो हत्यारिन है और उसे पुलिस के हवाले करना ही पड़ेगा। ब्रिजिड यहां पूरी तरह टूट जाती है। उसका डर और निराशा उसकी आंखों में साफ झलकता है। वो जानती है कि अब कोई चाल काम नहीं करेगी। सैम उसे पुलिस को सौंप देता है। कहानी यहीं पर खत्म होती है, जहां सबकी असली पहचान खुल जाती है। गटमैन और कायरो अपनी लालच में भटकते रहते हैं। ब्रिजिड अपने गुनाह का दाम चुकाती है और सैम अपने मजबूत और सख्त फैसले से साबित कर देता है कि एक सच्चा जासूस सिर्फ सच और इंसाफ के लिए खड़ा होता है। आखिरी चैप्टर हमें यही सबक देता है कि लालच और झूठ भले ही थोड़ी देर के लिए कामयाब हो जाएं, लेकिन आखिरकार सच्चाई
और न्याय की जीत होती है और इंसान का असली चरित्र उसके फैसलों से सामने आता है, खासकर तब जब वो अपने दिल और दिमाग के बीच उलझा होता है। इस किताब के लिए बस इतना ही। उम्मीद है तुम्हें ये समरी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मैं जल्दी ही एक और शानदार और मजेदार नई किताब की समरी लेकर फिर मिलूंगा।